गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सीटेट का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। न केवल सीटेट, सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य तरीके के टेट जो परीक्षा स्तर पर पूछे जाते हैं आपसे। इस बात पर हमने चर्चा करते हुए आपको बताया था कि सीटेट में आपको लगभग 90 क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 30 तो सीडीपी के होते ही होते हैं। उसके साथ साथ शैक्षिक अनुबंध में भी अगर देखें हम तो हर एक क्वेश्चन में 15-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार लगभग 90 क्वेश्चन का जो है ब्यौरा हमें तैयार करना होगा। आज की अगर बात करें, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हमने 2 टॉपिकों को कंप्लीट करते हुए तीसरा टॉपिक उससे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। हमने आपको सबसे पहले एक बच्चे के विकास के बारे में चर्चा करी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर किस तरीके से विकास उत्पन्न होना स्टार्ट होते हैं। उसके साथ साथ हमने बताया जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें किस तरीके के अंतर देखने को आपको मिलेंगे, जिससे हमने बाल विकास को सही प्रकार से जाना। आज अगर बात करें बाल विकास के बाद हमने पढ़ा सामाजिक विकास के बारे में, किस प्रकार बच्चे का जो है सामाजिक विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करता है, स्कूल के साथ साथ अपने जो है बाहर मार्केट में निकलना स्टार्ट करेगा, बाजार में निकलेगा तो उसके व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन आना स्टार्ट होगा। तो बाल विकास और सामाजिक विकास को हम जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे हम अलाभान्वित बालक। अलाभान्वित बालक मतलब डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन के बारे में हम टॉपिक की बात करेंगे। हमने बात करी है अलाभान्वित बालक के बारे में, तो सबसे पहले ये जानना बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है कि ये अलाभान्वित बालक होते कौन है। देखिए, ऐसे बालक जो समाज में रहते हुए पिछड़ जाते हैं, उन्हें सारी चीजें नहीं प्राप्त हो पाती शिक्षा की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से, उन्हें सभी चीजों की जो है मूल्य या सभी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण भी वो अन्य बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को हम अलाभान्वित बालक बोलते हैं। अब ये किस प्रकार पिछड़ सकते हैं? ये 3 प्रकार से पिछड़ सकते हैं। हम 3 प्रकार में अगर बात करें, जैसे कि हम कहें सबसे पहले ये सामाजिक तौर पर पिछड़ सकते हैं। सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें ये किस प्रकार पिछड़ेंगे, सामाजिक तौर पर हमने देखा जैसे कि हमने पढ़ा है एससी एसटी ओबीसी के बारे में हम बात करते हैं। अधिकांश एससी एसटी ओबीसी के बारे में हमने चर्चा करा। अब देखिए ये कैसे पिछड़े सामाजिक तौर पर। जैसे कि मैंने कहा एससी एससी कौन हुआ करते हैं, केवल हम यहाँ पर एससी और एसटी की बात कर ले। अगर एससी की हम बात करें तो एससी कौन थे? जब हमारा संविधान बना तो उसमें एससी को जो है किन्हें एससी बोला गया? एससी कोई एक जाति विशेष नहीं है। हम लोग ना आजकल जो हमने देख रखा है एक मेंटेलिटी सी बना ली हमने एक जाति विशेष पर, तो एससी कोई जाति विशेष नहीं है। एससी वो सभी दलित लोग थे, वो सभी दलित में आया करते थे जो समाज में रहकर पिछड़ गए हैं। जो समाज में तो हम लोगों के आस पास रहते हैं, बट उन लोगों के पास जो है सारी सुविधाएं या सारे साधन प्राप्त नहीं हो पाए उन्हें, तो ऐसे लोगों को हमने दलित बोला कि ये दलित हैं। दलित का मतलब समाज में रह रहे हैं, हम लोगों के साथ रह रहे हैं, बट इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है सही प्रकार से। सुविधाओं के साथ साथ मैंने कहा पैसे की कमी हो सकती है। मान लीजिए उनके घर में किताबें नहीं हो सकती हैं, खाने के लिए रोजगार, खाने के लिए जो है भोजन नहीं हो सकता है, इसका मतलब रोजगार नहीं है उनके पास सही से, तो उन्हें सभी को दलित बोला हमने। वो कोई भी हो सकता था। मैंने कहा जो आज हम जो है ब्राह्मण की दृष्टि से देखते हैं, हमने कहा जनरल की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा व्यक्ति वो भी हो सकता है, उसके पास भी बहुत सारे साधन नहीं हो सकते हैं, तो उसे भी दलित ही बोला जाएगा। वो दलित है, ना कि एससी की। हम जो एक तरीके से बात कर लेते हैं तो एससी क्या थे? दलित थे हमारे। ठीक, ऐसी कोई जाति विशेष नहीं है। आपको सबसे पहला पॉइंट आज ये समझना है। तो सबसे पहले हमने कहा सामाजिक तौर पर जैसे एससी पिछड़ गया, एससी के साथ साथ एसटी की बात कर सकते हैं। देखिए एसटी की अगर बात करें, जैसे कि एसटी में हम ले लें दूसरे नंबर पे ले लेते हैं सांस्कृतिक तौर पर पिछड़े। इसमें एससी ले लें आप केवल, और इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो ले लेते हैं सांस्कृतिक तौर पर जो पिछड़ा, वो था एसटी। सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ने वाले थे आपके एसटी। अब एसटी कैसे पिछड़े अगर बात करें, देखिए एसटी वो लोग हुआ करते थे जो हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग रहा करते थे, जिनकी बोलचाल की भाषा बिल्कुल अलग हुआ करती थी, जिनका खान पीन अलग हुआ करता था, जिनका रहन सहन अलग हुआ करता था, जो समाज में हम लोगों से अलग रहा करते थे। जैसे जंगलों में रहना हो गया उनका, जंगलों में ही रहना खाना पीना हो गया, कच्ची चीजें खा गए, जैसे कि हम लोग पका के खाते हैं तो वो पका के भी नहीं खाया करते थे। उनकी भाषाएं आपने जो है फिल्मों में देखा होगा, जो जंगलों में आपके लोग रहते हैं उनकी जो है भाषाएं किस तरीके से होती हैं, हमारी तरह की साफ सुथरी भाषा नहीं होगी, उनकी अलग ही तरीके के चीखना चिल्लाना चलता है। तो ऐसे लोग जो हुआ करते थे वो एसटी हुआ करते थे। ये बात आपको क्लियर हो गई। तीसरी बात अगर करें तो तीसरी लोग थे वो आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए। हमने आर्थिक तौर पे भी हमने बात करी है आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से सभी हो सकते हैं, वो जनरल भी हो सकता है,
वो आपका ओबीसी भी हो सकता है, वो आपका एससी भी हो सकता है, वो आपका एसटी भी हो सकता है, वो सभी हो सकते हैं कि आर्थिक तौर पे पिछड़ने वाले जो गरीब हो सकते हैं। तो समाज में ना अलाभान्वित बालक की बात करें तो इन कैटेगरियों में हमें देखने को मिल जाएंगे। वो जो है क्योंकि समाज बना ही इनसे एससी एसटी ओबीसी जनरल इनसे कैटेगरी से बना है, तो इसलिए हम जो है इन चीजों को अलाभान्वित बालकों में गिनते हैं। तो अलाभान्वित बालक कैसे होते हैं आपको क्लियर हो गया, कितने प्रकार के होते हैं क्लियर हो गए, तीनों में किस प्रकार से समझा हमने ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, मैं आपको लगभग 3-4 विशेषताएं बताता हूं। देखिए विशेषताएं हम नया हेडिंग बना के याद करेंगे, क्या विशेषताएं होती हैं इनकी। अगर देखिए विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1 विशेषता की बात करें, नंबर फर्स्ट पॉइंट हो जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ना इन और लोगों की अपेक्षा कम होता रहता है। क्यों होता रहता है? देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट की अगर बात करें देखेंगे हम, इन बच्चों से जैसा हमने बोल दिया जी वैसा ही अपने आप को मान लेते हैं। एक टीचर की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि अगर जो है मान लीजिए बच्चा बिल्कुल डल है, बिल्कुल बुद्धू बच्चा है, तो उस बच्चे को भी बीच बीच में प्रेरणा देता रहे कि अरे आप तो बहुत होशियार हैं, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो कर लेंगे ये वाला काम। तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे मनोबल उसका बढ़ता जाता है, और मनोबल बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वो ना एक तरीके से अपर होने लगेगा। और जब अपर होने लगेगा तो अपने आप को भी उस स्थिति में ले आएगा जो पहली बिल्कुल डल स्थिति में था, उस स्थिति से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, अगर मैं आपसे बात करूँ तो पीछे हमने बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं ऐसे कि जो है कि एक बहुत बड़े हमने साइंटिस्ट की बात करी है। उसमें देखा है कि उनके टीचर ने लिखकर भेज दिया कि जो है ये बच्चा हमारे स्कूल के लायक नहीं है। तो माता ने उनकी क्या पढ़ के सुनाया, माता ने उस बच्चे को पढ़ के सुनाया कि जो है ये बच्चा जो है वो इतना कामयाब, इतना होशियार बच्चा है कि हम इसे स्कूल में, हमारे पास ऐसा कोई टीचर ही नहीं है। तो देखिए माता ने जो है, देखने वाली बात है, माता ने कितनी बड़ी जो है मेंटालिटी दिखाई वहाँ पे, बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना बढ़ाया कि मैं कितना होशियार हूँ, और धीरे-धीरे उसमें इतना निखार आता चला गया कि संसार उसे आज याद करता है। संसार में अगर आज हम बैठे हुए हैं तो कहीं न कहीं उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो हमने जीवन अपना आसान बना लिया है। तो ये इस व्यक्ति के बारे में आप जान गए होंगे। तो बच्चे के अंदर ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक निजी कहानी सुनाना चाहूँ, तो मैं भी अगर जो है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले की बात है कि जो है कि एक बच्चा पढ़ा करता था 9th में हमारे यहाँ। तो वो ना, हमने उसे नया-नया जब बच्चा आया तो हमने देखा बिल्कुल डल था वो बच्चा। हमने पहली बार उसका, जब मैं उसे समझाना स्टार्ट करा, उसके बाद टेस्ट लिए, उसके 0 मार्क्स आए, दूसरी बार भी 0 आए, तीसरी बार भी 0 आए। तो एक टीचर का कायदा क्या है, वो चौथी बार, 5वीं बार भी अगर वो 0 ही देता चला जाएगा, उसे वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, बच्चा अपने आप को उसी प्रवृत्ति का मान लेगा कि मुझे तो समझ में आएगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता। अब मैंने क्या करा, वो 10 नंबर का टेस्ट में उसे क्या करा, वो कहीं न कहीं से उसने जो है, चाहे गलत-सलत लिखा हुआ था, अंडरलाइन कर करके कहीं पे आधा, कहीं पे 0.25 इस तरीके से मार्क्स देते हुए उसके 3 नंबर कर दिए, केवल मनोबल बढ़ाने के लिए, कि बच्चे का मनोबल ना गिरे कि आगे जाके आज इसे 3 नंबर लगेंगे अपने, तो खुद मेहनत करेगा, बोले मैंने आज 3 लाया हूँ तो आगे शायद ज़्यादा ला सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें शिक्षक बनने के साथ-साथ ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, सिखाई जाती हैं। अब एक हमारे जो है ऐसी ही कोई दूसरे शिक्षक थे, तो उन्होंने जो है इस तरीके की शिक्षा नहीं ले रखी थी, जैसे बीएड हो गया उस समय। ये बहुत तरह की शिक्षा है जो टीचर को जो है एक बच्चे के प्रति रखनी चाहिए। तो उनके पास अब वो कॉपी पहुँची होगी, तो कॉपी में कह दिया, अरे तुम्हारे सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे सर को पढ़ाने नहीं आता है। अब उन्हें कौन बताए कि यहाँ पे हम बच्चे के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, या जो है हम बच्चे को, पहले बच्चों का मनोबल बढ़ाएँगे तभी तो बच्चा कुछ सीख पाएगा। तो उसके बाद बच्चों ने हमसे कहा कि वो सर ऐसे-ऐसे बात हुई, तो हमें तो बहुत हँसी आई। क्यों आई? क्योंकि हमने कहा कि बताइए कि आप एक शिक्षक बनने बैठे हुए हैं, आपको अभी यही नहीं मालूम कि बच्चा किस कैटेगरी का है और बच्चे को किस कैटेगरी में लाना होगा। तो ऐसे भी ना आपको ये लगने लगेगा कि ऐसे टीचर्स भी, ऐसी जगह ना हमें उन चीज़ों से अलग होना है, तब जाके बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई करना है। बच्चा जैसा सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा वैसा ही करेगा। छोटे-छोटे बच्चों को जब आप लोग पढ़ाएँगे ना, आप जब पढ़ाएँगे तो आपको ये हमेशा बच्चों को ना, जो डल बच्चा भी है तब भी उससे हीनता नहीं रखनी है। वो हीनता से कमज़ोर हो जाएगा वरना। छोटी भावनाएँ उसके मन में आ जाएँगी, छोटी आकांक्षाएँ आ जाएँगी, तो उन्हें निखारना होगा आपको। उन आकांक्षाओं में आपको बोलना होगा उस बच्चे से कि अरे आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो ये काम आपके लिए बहुत आसान है। आपने तो ये काम भी कर लिया था, तो ये तो बहुत जल्दी कर लोगे आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएँगी, आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर नंबर 2 पे बात करें हम, तो भाषा की बात कर लेते हैं, जिसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज की बात करी जाती है, भाषा की बात करी जाती है। देखिए भाषा में अगर बात करें तो वातावरण बड़ा शुद्ध होना चाहिए इनका। अगर बच्चों का वातावरण ही शुद्ध नहीं है तो बच्चा तब भी नहीं सीख पाएगा। बच्चे को आप कितनी जो है फैसिलिटी देने की कोशिश करें, और उसका अगर वातावरण गंदा है तो कहीं न कहीं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। माता-पिता का भी वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे के प्रति, और उसके साथ-साथ मैंने कहा कि जो है आस-पास का जो परिवेश है, वो भी बहुत ऊँचा होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर परिवेश बहुत नीचा है तो बच्चे की भाषा भी अच्छी नहीं हो सकती।
अगर मान लीजिए कि बच्चा सुबह ही उठा, तो सुबह जब जो है मान लीजिए स्कूल के लिए तैयार हो रहा था या लेट हो गया बच्चा उठने को, तो माता पिता को समझाते हुए उसे डांटना था कि बेटा तुम देखो लेट हो गए, अब लेट हो गए स्कूल में जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आप कितना भी जल्दी जल्दी काम करोगे आप ही शरीर आपका थक जाएगा। ठीक, आप बच्चे को इस तरीके से कहोगे तो कल को क्या होगा, वो सोचेगा कि हाँ मैं स्कूल में लेट हो जाता हूँ, स्कूल में मैडम मुझे डांट सकती हैं, और मैं हम जल्दबाजी करेंगे तो सड़क पे हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तरह तरह की बच्चा जो है पॉजिटिव चीजों को सीखना स्टार्ट करेगा। अब क्या हुआ, अब माता उठी और माता ने जो है 50 सुनाना स्टार्ट कर दी, पिता ने 50 सुनाना स्टार्ट कर दी, इतना नालायक है, ये है वो है, उठता नहीं है। तो तरह तरह की क्या उसकी लैंग्वेज में भी यही प्रभाव आ जाएगा कि वो भी सोचेगा कि अरे कुछ नहीं, जो है उसकी भी ना एक तरीके से सोच और भाषा पे बहुत फर्क पड़ेगा, जो नीची होती चली जाएगी। तो हमारी भाषा और परिवेश के बारे में आप समझ गए होंगे कि भाषा और परिवेश हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस प्रकार बच्चा आगे बढ़ पाए। इसके बाद जैसे कि अभी भाषा में ही हमने बात करी कि बच्चे को हमने ना समझाया, बच्चे को हमने ये कहा कि हम लोग क्या कमी कर रहे हैं और लेट होने के साथ साथ हमारे क्या क्या कारण हो सकते हैं जो हमें परेशानी में डाल सकते हैं। तो वो चीज हो गई आपकी मोटिवेशन, जो लैंग्वेज में ही मैंने आपको क्लियर कर दी। तो बच्चे का मोटिवेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने क्या अगर बात करें तो बच्चे को धीरे धीरे पहले से ही, अगर फोर्थ पॉइंट की हम बात कर लें ऐसे करके समझ लें, चौथा पॉइंट, तो डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए, किसी भी हाल पे डिपेंडेंट ना हो बच्चा। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहता हो। तो डिपेंड की कंडीशन बच्चे के मन से हटानी है कि आपको ये काम स्वयं करना है, तभी जो है आप किसी चीज का लाभ पा पाओगे। इस तरीके से चीजों की बात बहुत ध्यान रखनी होगी। इसके बाद अगर बात करें हम तो शैक्षिक उपलब्धि की भी कमी रहती है हमारे पास। देखिए बच्चा कहीं कहीं क्यों पिछड़ जाता है, तो पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो मैं आपसे कहूं शैक्षिक उपलब्धि की बहुत कमी रहेगी। शैक्षिक उपलब्धि में क्या, देखिए बच्चों के पास ना हर तरीके के बच्चे होते हैं, किसी के पास तो वो चीजें बहुत अधिकांश मात्रा में है, किसी के पास बहुत कम मात्रा में है। शैक्षिक उपलब्धि की कमी, जैसे कि मैंने कहा इसमें किताबें हो सकती हैं। भाई किसी के पास किताबें ही नहीं है, सही से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाया, घर पे जाके होमवर्क सही से तैयार नहीं कर पाया। वो किताबें के साथ साथ मैंने कहा मान लीजिए कंप्यूटर भी हो सकता है, बच्चा जो है कंप्यूटर कंप्यूटर का कोई पोर्शन था और कंप्यूटर उसके पास है नहीं, उसने प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो कहाँ से सीखेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सरकार ये चीजें देखती है, सरकार देखने के बाद इन सभी चीजों पर काम करती है। तो किताब और कंप्यूटर हो सकती है। इस तरीके से बच्चे की जो है मनोवृत्ति पे या शैक्षिक उपलब्धि की कमी के कारण जो है उसके जो है जो लाभ उठाने चाहिए थे उसे वो लाभ नहीं उठा पाएगा, इसलिए वो अलाभान्वित बालक की कैटेगरी में भी रखा जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एज ए शिक्षक हमें क्या करना है, आपको छठे पॉइंट में इस तरीके से ध्यान रखेंगे, शिक्षक की मनोवृत्ति बहुत हाई होनी चाहिए। शिक्षक की मनोवृत्ति, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई अलाभान्वित बालक है और अलाभान्वित बालक से आप क्या करें, घृणा करने लगे, एक हीनता की भाव से देखने लगे, तो अब भी आपको जो है बच्चे को आप किसी तरीके का लाभ नहीं दे पाएंगे। आपके मन में सामने वाले बच्चे के प्रति ये भावना नहीं हो कि इसके पास तो ये चीज है ही नहीं कि मैं इसे सिखाने की कोशिश नहीं करूं। आपको सिखाने की कोशिश करनी होगी, शेयरिंग की कोशिश करनी होगी, बच्चों को समझाना होगा। कभी कभी हम जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं, हम सभी ने देखा है जब हम बुक्स वगैरह नहीं लेकर जाते हैं, हमारे पास बुक्स नहीं आई होती है, तो टीचर बहुत प्यार से कह देता है दूसरे वाले बच्चों से कि इसे भी दिखा लो इस किताब में, है ना, इसे भी बता दो। तो हम क्या करते हैं, किताबें शेयर करते हैं नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की जो है कैटेगरी को हमें लेके आना होगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी बच्चे पे किताब ही नहीं थी तो आपने क्या कह दिया, बोले किताब नहीं है आप अलग हट के बैठ जाइए, चलिए क्लास से बाहर निकल जाइए। आजकल मालूम है एक शिक्षक ने ना एक बहुत बड़ी कमी ये भी कर रखी है, जो बच्चा अगर मान लीजिए क्लास में हम पहुंचे और क्लास में 25 बच्चे बैठे हुए थे और 2 या 3 पर जो है किसी चीज की कमी थी, होमवर्क नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, तो उसे ना क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं, जाइए क्लास से बाहर खड़े हो जाइए। तो ये भी हमारी एक थोड़ी सी कमियां रहती हैं। अगर हम क्लास से बाहर ना करें, उसी क्लास में हमें दंड देना है मान लीजिए, है ना, उस बच्चे को कुछ सिखाना है, अगर सिखाएंगे नहीं तो बच्चा काम कैसे करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, उसे पीछे खड़ा कर दें क्लास में बिल्कुल। तो उससे ये तो रहेगा जब बच्चा पीछे खड़ा हुआ होगा आपकी निगाह में भी रहेगा, शैतानी में नहीं पढ़ रहा होगा, निगाह में चुपचाप सीधा खड़ा हुआ होगा, और उसके बाद जो आप पढ़ा रहे होगे उसे सुन तो रहा होगा, उसका बो तो नहीं छूटा, और उसे सजा भी मिल गई कि मैं खड़ा रहा, मुझे जो है बैठ के पढ़ाई करनी थी, मैं बैठ के भी नहीं पढ़ पाया। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी होंगी। अलाभान्वित बालक जो होंगे उन्हें हम किस तरीके से निखार ला सकते हैं। एक हम ही नहीं, सरकार भी इस तरीके के कार्य करती है। एक काम पूछते हैं तो कि अब आ जाते हैं इनके कार्यों पर, हम इन पर किस प्रकार कार्य करते हैं। देखिए सरकार एक काम कर रही है, उसका नाम है बजिंग प्रोग्राम। सरकार बजिंग प्रोग्राम ला रही है इन बच्चों के लिए। देखिए बजिंग प्रोग्राम क्या होते हैं उस बात पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बजिंग प्रोग्राम क्या होंगे उस बात पे हम चर्चा करें अगर, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सरकार ने बजिंग प्रोग्राम लाई है, इसका मतलब क्या है।
तो आप इसका मतलब बताएंगे कि देखिए बच्चे क्या होते हैं, जो अलाभान्वित बच्चे होते हैं उनके ना किसी तरीके से पिछड़ सकते हैं। मान लीजिए सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, या इस सेल्फ कॉन्सेप्ट की कमी हो, लैंग्वेज की हो, मोटिवेशन की हो, डिपेंड हो रहे हो, किताबें नहीं हो, तरह तरीके की चीजें हो सकती है। तो ऐसे बच्चे को सरकार आरक्षण देती है। हर एक कॉलेज में ना कोई कोटा फिक्स कर देती है एक तरीके का, कि 10 से 25% जो है वो इस कोटे के बच्चे होंगे। और इस कोटे के बच्चे होने का मतलब है कि वो बच्चे ना समझदार बच्चों के साथ आके एडमिशन लेंगे, ठीक है, कम फीस में उनका एडमिशन हो जाएगा, विदाउट फीस के उनका एडमिशन हो जाएगा एक अच्छी कॉलेज में। और वो हाई फाई बच्चों के साथ में जो पढ़े लिखे बहुत है, या सब चीजों की चीजें थी उनके पास, तभी तो उनके पास एडमिशन हो पाया, पैसा उनके काफी सारा था, सारी बातें हो गई, बहुत नॉलेज वाले बच्चे थे। उनके साथ वो बच्चे जब बैठेंगे तो बच्चे बैठने के बाद क्या होंगे, बहुत कुछ उनसे सीखेंगे, उन टीचर से सीखेंगे बहुत ज्यादा कुछ, और सीखने के बाद अपने आसपास का भी जो है वो एटमॉस्फेयर को सुधार देंगे। मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, अपने परिवार से आया, और परिवार से आने के बाद जो है उसने क्या करा, वो वहां पे पढ़ाई ली, पढ़ाई लेने के बाद बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो है बदलाव आए, और उन बदलावों को जाके उसने अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, या अपने परिवार के बच्चों को तो सुधारा होगा। तो इस तरीके के विजिंग प्रोग्राम है। आपसे पूछे विजिंग प्रोग्राम क्या है, तो आप बोलेंगे सरकार लगभग 10 से 25% जो है सीटें जो है फिक्स कर देती है हर कॉलेजेस में, और उन कॉलेजेस में ऐसे बच्चों को जो है एडमिशन दिया जाता है जो अलाभान्वित होते हैं, और वो लाभान्वित बच्चों के साथ बैठकर जो है शिक्षा हासिल करते हैं। और जब वो खुद शिक्षित हो जाते हैं तो वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर सकते हैं, या अपने आस पड़ोस या अपने रिश्तेदारों को भी शिक्षित कर सकते हैं। उनके साथ साथ वो बहुत तरीके की योजनाएं चलाकर जो है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद सरकार एक दूसरी प्रोग्राम भी चलाती है जिसका नाम है हेड स्टार्ट प्रोग्राम। आपसे पूछा जाएगा हेड स्टार्ट प्रोग्राम क्या है। देखिए मैं बताऊं आपको, एक दूसरा प्रोग्राम हमने बात करा हेड स्टार्ट प्रोग्राम। हेड स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में आप समझेंगे ध्यान से। हेड स्टार्ट प्रोग्राम ये क्या है, देखिए इसमें अभी अभी मैंने कहा बच्चे पिछड़ जाते हैं किसी न किसी चीजों की वजह से, कि हमारे पास ये चीज प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए हमने जो है और बच्चों की अपेक्षा इतने जो है होशियार नहीं बन पाए। तो सरकार ऐसी कंडीशन में ना, देखो स्कूल में ना कुछ समय पहले से आपने देखना स्टार्ट करा होगा, जब हम लोग पढ़ा करते थे छोटे थे तभी हमारे स्कूल में कंप्यूटर आए थे। किसी स्कूल में 2 कंप्यूटर थे, किसी में बहुत बड़ी लैब थी, और अब क्या कर दिया, सभी स्कूलों में लैब कर दी बहुत बड़ी करके। तो सरकार ने इस तरीके से ना स्कूलों में कंप्यूटर कंपलसरी कर दिए, कंप्यूटर कंपलसरी कर दी, उसके साथ साथ किताबें कंपलसरी कर दी, किताबें बढ़ती हैं स्कूलों में। हमने देखा था कि जो है जैसे कि हम जिस उम्र में पढ़ा करते थे, हम छोटे छोटे जब थे, तो हमें ना जैसे कि कॉमिक्स की किताबें हो गई, तरह तरह की छोटी छोटी कहानियों की किताबें हो गई, हम वो ना परचेज नहीं कर पाते थे। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी हमें लाइब्रेरी में भेज दिया जाता था, या हमने आपसे कहा क्लास में हमें जो है किताबें बांटी जाती थी, उन मनोरंजन वाली किताबों को पढ़ा करते थे, कहानियां पढ़ा करते थे, बहुत सारी कहानियां पढ़ने को नई नई मिला करती थी। चाचा चौधरी की कहानियां हो गई, हम पढ़ा करते थे। तो इनसे क्या हुआ था, हमें ज्ञान आया करता था, नई नई कहानी पढ़ा करते थे, तो हमारा इंटरेस्ट पढ़ा करता था पढ़ाई में भी। तो ये सारी चीजें सरकार ने योजनाएं कर दी कि इन अलाभान्वित बालकों को, जो कॉमिक्स नहीं खरीद पाता है, कंप्यूटर नहीं खरीद पाएगा, वो कैसे सीखेगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि किसी किसी की दयनीय स्थिति इतनी भी होती है कि उसे पोशाक तय नहीं होती, तो वहां पे उन्हें पोशाक देना स्टार्ट कर दी, कपड़े देना स्टार्ट कर दिए। मतलब कपड़े देने का मतलब हो गया स्कूल की जो है यूनिफॉर्म देना, इसने सरकार ने स्टार्ट कर दिया। आपको बच्चा पहनेगा, स्कूल में आएगा, और अपने आप को अपने बराबर वाले के जो है बिल्कुल एक समानेगा। इसके साथ साथ हमने देखा बच्चों में ये कमी आई कि उनके पास सही से पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं था। जब भोजन नहीं था तो ना तो वो स्कूल आ पा रहे थे, और ना ही वो किसी तरीके से घर पर कार्य कर पा रहे थे। तो सरकार ने मिड डे योजना ये स्टार्ट कर दी, क्योंकि बच्चे को मालूम पड़ गया कि जब मैं स्कूल में पढ़ने जाऊंगा तो मुझे जो है उस समय तो खाना मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार ने भी बहुत योजनाओं में बच्चों की स्थिति को, जो अलाभान्वित बालक थे, उन्हें लाभ देने की कोशिश करी है। ये बात हमें आज सीख लेनी है। अब ये तो सरकार की तरफ से कार्य हो गए, एक एज ए टीचर हमें क्या क्या कार्य करने हैं वो बता दिए मैंने आपको। इसके बाद कुछ सुझाव भी बनते हैं। देखिए आपको क्या सुझाव देने हैं, क्या सुझाव रखने हैं। 4 तरीके के सुझाव बता रहा हूं मैं आपको, चारों सुझाव को आप समझ चुके हैं, इनमें पीछे आ गए हैं, और उन्हीं सुझाव पर हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने कहा घरेलू वातावरण बहुत ज्यादा शुद्ध हो, घरेलू वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो आप इस तरीके से बता देंगे कि हमारे सर ने बताया था कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसकी घरेलू वातावरण शुद्ध होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 अगर बात करें, देखिए जहां अलाभान्वित बच्चों की संख्या ज्यादा हो वहां पर जो है शैक्षिक अभियान चलाने चाहिए।
देखिए मैं फिर बता रहा हूं, जहां अलाभान्वित बालकों की संख्या ज्यादा हो, जहां अलाभान्वित बालकों की अलाभान्वित बालकों की संख्या अधिक हो। आपने देखा होगा ऐसे क्षेत्र बहुत होते हैं जहाँ पे पिछड़े तरीके के जो है बच्चे रह रहे होते हैं, जिन्हें सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हो। वहां हमें शैक्षिक अभियान चलाने चाहिए। शैक्षिक अभियान में मतलब जो है वीकली हो गया, 15 दिन में हो गया, या मैंने कहा महीनों में हो गया, या पर डे हो गया, इस तरीके से अभियान चलाएं और वहां की जनता को जो है जागरूक करें और पढ़ाई कराएं, शिक्षा दें। तो इस तरीके के शैक्षिक अभियान चलाने चाहिए। शैक्षिक अभियान केवल शैक्षिक ये नहीं, हम जा जाके ही करें। ऐसा भी हो सकता है सरकार ने आपने देखा होगा बहुत तरह से टीवी पे एडवर्टाइजमेंट निकलवा देती है सरकार कि किन लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, रेडियो पर आपको सुनवा देगी आपको, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको शैक्षिक अभियान होते हैं। आपने देखा होगा मेले वगैरह में जाते हैं तो छोटे छोटे आपके जो है विजुअल चलवा देती है, वहां पर जो है एक टीवी चल रहा होगा, टीवी पे सरकार की सारी योजनाएं चल रही होंगी कि क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को निकाल लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस और भी है। अगर तीसरे नंबर पे हम समझें तो स्कूल जो हो वो आश्रम की तरह स्कूल हो, आश्रम की तरह उसका वातावरण कर दें, स्कूल कर दें कि बच्चा वहीं रहे। आपने देखा होगा कस्तूरबा वगैरह स्कूल होते हैं, बहुत तरीके के स्कूल ऐसे चलाए हैं सरकार ने जिसमें बच्चा जो है वहीं रहता है और रहने के बाद उनमें और बच्चों की अपेक्षा जल्दी तेजी से निखार आता है, क्योंकि शिक्षक के साथ रहता है, शिक्षक सारी चीजें उन चीजों को सिखा रहा होगा। और लास्ट पॉइंट, अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक की तरह, यानी बच्चे का जो है मनोवैज्ञानिक व्यवहार बहुत ज्यादा बदलना होगा। जैसे कि हमने पहले ही पॉइंट में यहाँ पे बात कर रहे थे, बच्चे के सामने बार बार उसे ये शो करना होगा कि बच्चा बहुत होशियार है और बच्चा मनोवैज्ञानिक व्यवहार है ना, और बच्चा इस चीज को कर सकता है। जो ना कर पाएगा उसमें भी धीरे धीरे लगन उत्पन्न होने लगेगी और उन लगन के साथ साथ बच्चा सीखना स्टार्ट कर देगा। तो मैं आशा करता हूं अलाभान्वित बालक में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और इन बातों को आप ध्यान से एक बार दो बार सुन लें, और सुनने के बाद जो सीटेट में आपकी जो है मान लीजिए 15 क्वेश्चन तो आपके पोर्शन के हैं, तो 15 क्वेश्चन इसी तरीके से मिलने वाले हैं आपको। इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे। कल हम आगे अपने कंटिन्यू लेक्चर को करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।